नमस्कार। मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल प्रोफाइट पे। हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर आने वाले हैं जहां सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड के मैथ्स और साइंस के सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। हर वीक एक न्यू वीडियो आएगी। सो अब अगर बात करें मैथ्स का, तो कुछ लोगों के लिए ये सब्जेक्ट इतना फेवरेट नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी बताई गई हर चीज़ आप सभी को समझ आए। आज का सेशन एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पर है, जो कि है नंबर सिस्टम। अब सवाल ये आता है कि ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों पढ़ें इस टॉपिक। तो जवाब सिंपल है बॉस, और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो बेसिकली मैथ्स को अगर सही ढंग से समझना है तो इस सब्जेक्ट के नेचर को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम पे आए अगर, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ नंबर्स, इवन ऑड कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यहाँ तक कवर किया जाएगा और सेकंड पार्ट में रेस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो हमारे पास जो ग्रुप रहता है नंबर्स का, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है प्रॉपरली। हर नंबर का एक पर्टिकुलर नेम है, एक ग्रुप है जिसमें उसको डाला गया है, और हर ग्रुप का को डील करने का, उनको सॉल्व करने का तरीका स्लाइटली डिफरेंट है। तो अगर बात करें नंबर सिस्टम की, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम लोग समझेंगे। सबसे जो बेसिक नंबर, जो किसी भी बच्चे को पता होगा कि पॉजिटिव नंबर होता है, एक नेगेटिव नंबर होता है और एक जीरो होता है, राइट। सो पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं, जैसे कि 1, 2, 3, जो कि काउंटिंग नंबर्स की तरह काम किया जाए या बोल सकते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में डाला जाता है। और अगर उसमें जीरो को ऐड कर दिया जाए तो उन दोनों को मिलाकर होल नंबर्स बोला जाता है। और अगर होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए जाएं, वो सारा एक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। अब इंटीजर्स के साथ फ्रैक्शंस को भी ऐड कर दिया जाए। फ्रैक्शन बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकें तो उसको फ्रैक्शन कहेंगे। तो वो फ्रैक्शन कहलाएंगे, और ये दोनों इंटीजर्स और फ्रैक्शंस का जो ग्रुप है वो मिलके रैशनल नंबर्स बनता है, जिसके बारे में अभी नीचे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। और एक होता है इर्रेशनल नंबर्स। अब बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन की बात करें तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया, बट इसको समझने के लिए अगर बात करें तो रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आइदर वो डेसिमल एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे कि 1.5 हो गया, 2.36 हो गया, 4.982 हो गया, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो टर्मिनेट होने का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रुक गया, उसके आगे और कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई। यानी a बाई बी को अगर अपन डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो भी जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं 2.3333, तो ये टर्मिनेट कभी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। एक सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होंगे, जैसे कि 3.454545, यानी यहाँ 4 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखा जाता है 3.45 और ऊपर एक बार दे दिया जाता है। इस तरीके से इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो डेसिमल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2.3 बार। इन शॉर्ट जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं के ऊपर बार लगाना है। इस बार से पता चलता है कि वो नंबर नेवर एंडिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो यही दो प्रकार हैं रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स को जब भी डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आइदर वो टर्मिनेट होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। ठीक है। बट अगर इररेशनल नंबर्स की बात करें तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑब्वियसली अगर डेफिनेशन की बात करें तो रैशनल नंबर्स का जो डेफिनेशन होगा इरेशनल पे वो लागू नहीं होगा। बट अगर सिर्फ समझने की बात करें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा इरेशनल नंबर्स का वो नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। इसके बारे में नीचे डिटेल में देखेंगे, बट ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। तो रैशनल और इररेशनल नंबर्स का जो सेट है, अगर उन दोनों को एक साथ एक घर में डाल दिया जाए, एक बैग में डाल दिया जाए, तो उसको रियल नंबर्स बोलते हैं। और बचे हुए जितने नंबर्स हैं वो हो गए जो कि नॉन रियल है, अनरियल है, उसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला है तो ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स, एंड इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर लाइन, जिसके बारे में हायर क्लासेस में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, आई के फॉर्म में। आई इक्वल्स आई स्क्वेयर इक्वल्स -1। आई को आयोटा कहते हैं, तो आई का वैल्यू हो जाता है √/-1। इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो नेचुरल नंबर्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि नेचुरल नंबर्स आर अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूइंग इनडेफिनेटली। सो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो कि नेवर इन्फिनिटी तक जाते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। किसी अल्फ़ाबेट से अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हो गए नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो उसको होल नंबर कहेंगे, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं अलॉन्ग विद द होल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों तरीके के नंबर्स को एक साथ लिखा जाए तो वो इंटीजर्स का सेट बन जाता है। रैशनल नंबर्स पे आए तो जैसे कि मैंने बताया कि ए पी बाई क्यू बोल लो, ए बाई बी बोल लो, किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके जिसमें पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो हो जाता है रैशनल नंबर्स। इसमें सारे फ्रैक्शंस डेसिमल्स जो कि टर्मिनेट हो और रिपीट हो या दोनों हो वो आ जाते हैं रैशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको। अब आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स पे। तो इररेशनल नंबर्स जो कि रैशनल नहीं होंगे, which cannot be expressed as a simple fraction and have an infinite non-repeating decimal representation। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक बहुत ही यूनिक सा एलिमेंट कह लो, इसको बोलते हैं पाई। उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आता है, इसलिए उसको इरेशनल बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। और ये दोनों सेट यानी कि रैशनल और इरेशनल के सेट को मिला करके रियल नंबर्स बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया रियल नंबर्स which comprises of all rational and irrational numbers. They include any positive or negative value, fraction or decimal, including square roots, cube roots and many more. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसको इमेजिनरी नंबर्स भी बोला जाता है, वो एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स है जिनको a प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, जैसा कि मैंने बताया कि i जो है आयोटा कहलाता है, जिसमें आई स्क्वायर को -1 से इक्वेट किया जा सकते हैं, और
ऐसे ही इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, जो कि हायर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। आपको ये 10th के बाद 11th में 10th में बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस में इसका यूज़ आएगा, जो कि फर्दर देखा जाएगा। ओके, सो और डिटेल में अगर इसको देखें तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, जो कि ऊपर की तरफ से अगर अपन आए तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स तो क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सो नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, जैसे कि वाइड वैरायटी ऑफ नंबर्स हैं जिसमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, सभी को अब लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। On the other hand, imaginary numbers which cannot be represented on a number line or square root of negative numbers सारे जो है imaginary numbers में आ जाते हैं, जैसे कि अगर i स्क्वायर इक्वल्स -1 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोगों ने देखा था, तो i जो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा और इसको भी इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये सब बड़ा लोड नहीं है। ये बड़ा लोड इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सेपरेट तरीका होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, राइट। तो अब रियल नंबर्स को, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। रैशनल नंबर्स, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकें, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या तो ये टर्मिनेट करेगा और या तो ये नहीं टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिपीट तो करेगा ही। तो डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं जो कि सेट ऑफ नंबर्स रिपीट करें, और रिपीट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2.3333 जैसे अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 2.3 बार लिखेंगे, 3 के ऊपर बार रहेगा, यानी जो सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। अगर एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो, जैसे यहाँ तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि 3.4545 का एग्जांपल मैंने लिया था, तो वो 3.45, तो 45 के ऊपर बार रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 9.689689 इस तरीके का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे 9.689 और ये 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इनके ऊपर बार लगेगा। तो इस तरीके से भी चीज़ें लिखी जाती हैं, राइट। इरेशनल नंबर्स, जैसे कि बताया कि विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, यानी कि ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, सॉरी, ऐसे नंबर्स जो कि जिनको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिखा जा सके, और वो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। इरेशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गए। तो जैसे कि मैंने बताया था, पाई एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू होता है 3.14 समथिंग, या 22/7 भी कहा जाता है, बट एग्जैक्ट पाई का वैल्यू ये नहीं होता, ये एक अप्रॉक्सीमेटिंग वैल्यू है। पाई का एक नेवर एंडिंग वैल्यू है, जिसको जिसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के श्रेणी में रखा जाता है, एक ऐसे ग्रुप में जिसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो पाई के साथ साथ और भी ऐसे नंबर्स हैं जो कि इरेशनल कहलाते हैं। अब यूनिकनेस ऑफ पाई, पाई एक ऐसा सिंबल है जिसको फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे मेंसुरेशन के चैप्टर्स में, एरिया कैलकुलेट करने के चैप्टर्स में, बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, फर्दर मैथमेटिक्स में हम लोग पाई के साथ हम लोग का यूज़ होगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मैंने कुछ अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस लिखने का कोशिश किया है, और डॉट 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 का मतलब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये टर्मिनेट नहीं होता। ओके, अब हम लोग और बेसिक
क्लासिफिकेशन पे आए तो रैशनल नंबर्स और को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में, जिसमें इंटीजर्स बेसिकली वैसे जिनका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखा जाए, यानी कि पॉइंट ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 27 को 27.0 लिख सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक डेसिमल पार्ट नहीं है इसका, तो बेसिकली वो इंटीजर्स हो गए। और फ्रैक्शंस जिसको a बाई बी या p बाई क्यू या किसी भी ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ये फ्रैक्शंस हो गए बेसिकली। इंटीजर्स को भी अगर फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन में लिखने की कोशिश करें तो 27 को 27/1 लिख सकते हैं। अब कई लोग के दिमाग में आएगा कि 27/1 क्यों लिख रहे हैं, 27/0 लिख सकते थे, बट ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कारण ये है कि ये बेसिकली इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर का पार्ट है, और रैशनल नंबर का डेफिनेशन में लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q और विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, किसी भी वेरिएबल में आप बोल सकते हो। तो which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं आएगा। ओके, सो हमेशा याद रखें, कोई भी इंटीजर किसी को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं आप, तो वो एक फ्रैक्शनल के फॉर्म में भी हो जाएगा। ऊपर 0 आ सकता है, बिल्कुल ऊपर 0 आ सकता है न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में 0 बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ओके। जैसे कि आगे देखें तो डेसिमल्स के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में पढ़ना चाहें तो डेसिमल को, जैसे कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि डेसिमल या तो टर्मिनेट करेगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि 17/2 को अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सीधा 17 को 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 8 इज 16, रिमाइंडर 1, यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ एक और 0 आ गया, 2 5 इज 10, तो यह 8.5 जो है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी तरह 8/25 को 0.32 लिख सकते हैं। हाँ, एक बहुत से लोगों को ये शायद पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए, कि इसको पढ़ा कैसे जाए। 0.32 पढ़ा जाए क्या? नहीं, इसको 0.32 पढ़ा जाएगा। तो यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उनको इंडिविजुअल डिजिट्स के हिसाब से पढ़ा जाता है। जैसे 7.56, इसको 7.56 नहीं पढ़ेंगे। कई लोग 7.56 भी बोल सकते हैं, बट बिल्कुल गलत है वो। अगर इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या प्रॉपर तरीका इसको पढ़ने का बोला जाए तो 7.56, यानी जो डेसिमल पार्ट है उसको हम हमेशा इंडिविजुअल डिजिट्स के फॉर्म में पढ़ा जाता है। ओके, अब आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो कभी टर्मिनेट ना हो। तो टर्मिनेट यानी कि रुक जाना, किसी भी चीज़ को टर्मिनेट कर देना। जैसे कई लोग सुने होंगे कि टर्मिनेशन लेटर मिल गया किसी को, किसी जॉब से निकाल दिया गया। टर्मिनेशन यानी किसी भी चीज़ को टर्मिनेट कर देना या रोक देना। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या अर्थ क्या हो गया, क्या मीनिंग हो गया उसका? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी रुके ना, कभी भी एंड ना हो। तो जो कभी भी एंड ना हो तो एंडलेस है वो, उसका डॉट 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 से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो कभी भी एंड नहीं हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ कभी एंड नहीं हो रहा है तो दो तरीके से एंड नहीं होगा। या तो नंबर्स हमेशा रिपीटेड फॉर्म में कंटिन्यू होंगे, जैसे कि ये जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया आपको, या हो सकता है कि वो कभी भी एंड ना हो और हमेशा जो है अलग अलग नंबर्स से आगे बढ़े, जिसको इरेशनल कहलाएंगे कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस अगर है तो वो रैशनल में आ जाएगा, और ये आ जाएगा इरेशनल में। ओके, अब फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस को भी अगर समझना चाहें तो फ्रैक्शंस बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो फ्रैक्शन का अगर एक जनरल फॉर्म अगर बोलें तो n/d, p/q, a/b, किसी के भी फॉर्म में अब
डेफिनेशन में कुछ भी हो सकता है। ये कोई डरने की बात नहीं है कि यार यार कहीं p बाई क्यू लिखा है, कहीं a बाई b लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस ऊपर के नंबर को हमेशा न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे के नंबर को हमेशा डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पहला कॉम्बिनेशन ये कि न्यूमरेटर जो है, जो मेरे न्यूमरेटर भाई साहब हैं, वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटे होंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है 4/9। 4 हमेशा 9 से छोटा है ऑब्वियसली, तो 4/9, 3/11, 1/7, 5/8, 1/2, 1/3, 2/3, ऐसे कई सारे नंबर्स है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो। और तो ये इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो आप इसको एक मजाक के फॉर्म में अगर सोचो तो ये छोटे भाई साहब हैं, ये हमेशा अपने बड़े भाई साहब को इज्जत देते हैं और हमेशा अपना वैल्यू कम ही रखते हैं इनसे। तो प्रॉपर वही तरीका है हमारे इंडियन कल्चर में कि छोटे हमेशा रिस्पेक्टफुली बड़ों को ट्रीट करते हैं। तो इस वे में आप मजाक के फॉर्म में सोच सकते हो कि हाँ, प्रॉपरली ट्रीट करना या प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर को रेस्पेक्ट देगा। बट अगर वो उससे इक्वल या बराबर होने की कोशिश करेगा तो वो इम्प्रॉपर के फ्रैक्शन के श्रेणी में चला जाएगा, यानी कि वो उस ग्रुप में चला जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ग्रुप में। यानी न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए, यानी कि 8/8 हो जाए, 9/9 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर बड़ा ही हो जाए, 10/3, 10/9, ऐसा कुछ भी जिसमें ऊपर का नंबर बराबर या इक्वल हो जाए, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर है। इस तरीके से आप सोच सकते हो, याद करने का तरीका है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक और तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो सिंपल सा फॉर्म है, जैसे कि मैं आपको एक तरीका एक कन्वर्ट करके दिखाऊं। तो अगर 10/3 है सपोज, 10/3 को अगर हम लोग को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको सिंपली आप डिवाइड करिए 3 से। ठीक है, और 3 3 9 होता है, तो ये इसको लिखेंगे 3 1/3 के फॉर्म में। तो 10/3 जो है 3 1/3 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये कैसे हुआ, इसको आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपको जो रिमाइंडर आया 1, तो एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और पॉइंट ना लगा के आप इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिख दीजिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा 3 1/3। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जब चैप्टर आएगा इसके बारे में पढ़ेंगे, बट बेसिक जानने के लिए इतना काफ़ी है। और जैसे कि हमने देखा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जो सबसे बेसिक चीज़ है, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन को इंटीजर्स बोला जाता है। नेगेटिव नंबर्स तो जिसमें आगे माइनस साइन लगा हो, नेगेटिव सिंबल लगा हो, वो नेगेटिव नंबर्स बोला जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे एक नंबर लाइन के फॉर्म में जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, तो बीच वाला नंबर 0 हो गया। जैसे जैसे अपन राइट साइड जाते हैं नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इधर नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या नंबर घटेंगे? बिल्कुल नहीं। नंबर हमेशा जैसे जैसे आप राइट जाओगे हमेशा नंबर बढ़ेंगे, यानी कि -1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स। अब आप इसको कैसे याद कर रखोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एग्जाम में -1 आया और किसी को -5 आया, तो ऑब्वियसली आप दोनों को खराब मार्क्स आए हैं, बट -1 वाला फार बेटर पोजिशन में है, राइट। अगर आप एक बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपका -1 पॉइंट है, किसी का -5 पॉइंट है, तो -1 पॉइंट वाला फार बेटर पोजीशन में है एज कम्पेयर टू -5। तो इस वे में भी आप समझ सकते हो कि -1 हमेशा बड़ा होता है। और नंबर लाइन के फॉर्म में देखो तो जैसे जैसे आप राइट डायरेक्शन में मूव करोगे वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं। तो 0 -1 से हमेशा बड़ा होगा। तो कोई भी पूछे आपसे कि -1 है और -5 है या -4 है, तो ये हमेशा बड़ा होगा। अगर -1 है और यहाँ 0 है तो 0 बड़ा होगा। ठीक है, 0 बेसिकली आप बड़ा क्यों है, तो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं होता, आप इस वे में बोलो तो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझो तो 0 एक नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और -1 लॉस का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली
ये बेटर पोजीशन है, ये ग्रेटर पोजीशन है, तो इस वे में भी आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो। ओके, सो क्लासिफिकेशन इतना ही था। तो क्लासिफिकेशन का एक समरी के तौर पे मैंने कोशिश की है इस चीज़ को बनाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल नंबर ज़ीरो का जो सेट है इसको होल नंबर बोला जाएगा, और फिर होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए तो वो इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर में फ्रैक्शनल सब कुछ रिप्रेजेंट कर दें तो रैशनल बन जाएगा, और कुछ ऐसे फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशंस जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होंगे, वो भी अगर मिला दिया जाए, ये इरेशनल कहलाते हैं, उनको भी मिला दिया जाए तो रियल नंबर बन जाएंगे। रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो वो फिर टोटल नंबर का सेट ही बन जाता है। नंबर्स इतने ही होते हैं। ओके, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कृपया करके आप बताएं। ओके, सो अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि है इवन ऑड कॉन्सेप्ट। इवन और ऑड कॉन्सेप्ट के पहले ये जानना जरूरी है कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। ठीक है, सो इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, राइट, जिसको 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो यहाँ एग्जांपल है -4, -2, 0, 2, 4, ये सारे इवन नंबर्स हैं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। एक परफेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आप डिवाइड करना चाहो 2 से। अब जीरो पे सवाल उठ रहा होगा कि जीरो कैसे इवन हो गया। तो हाँ, जीरो इज एन इवन नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2n वेयर n इज इक्वल टू 0। अगर 2n के फॉर्म में जीरो को रिप्रेजेंट करना चाहें और n का वैल्यू 0 डाल दें तो बेशक ये जीरो भी एक इवन नंबर ही है। इवन नंबर्स कैन इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -4 एक नेगेटिव नंबर है लेकिन वो इवन नंबर है। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर ऑड नंबर्स हैं तो जितने नंबर्स जो कि इवन नहीं है वो ऑड हो जाएंगे। हमेशा आप नंबर लाइन पे देखोगे तो एक नंबर इवन आता है, एक ऑड आता है, एक इवन आता है, एक ऑड आता है, एक इवन आता है, एक ऑड आता है। जैसे कि अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे ये इवन आया, फिर ये इवन आया, बट बीच में एक ऑड आ गया, यहाँ भी ऑड आ गया। तो ये टू एंड फ्रो मोशन की तरह चलता है। और ऑड नंबर्स में भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। अब अगर इसको अब रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बात करें कि इसको तो आप 2n से रिप्रेजेंट करते थे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हाँ, ये इसको 2n प्लस -1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नोमेनक्लेचर है एक तरीके का, और ये ज़बरदस्ती इसको डेफिनेशन में मैंने चूंकि ये डिफाइन परफेक्ट डेफिनेशन कहलाता है इसलिए मैंने इसको 2n और 2n - 1 + 1 लिखा है। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करो या ये चीज़ आप याद रखो नहीं रखो, बस ये याद रखना कि 2 से रिप्रेजेंटेशन 2 से डिविजिबल होगा तो इवन होगा, और नहीं होगा तो ऑड होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम का सेशन है, ये सभी उन छोटे से बड़े सभी लोगों के लिए है जिनको नंबर सिस्टम में डाउट है या फिर नंबर सिस्टम के साथ बेसिक क्लियर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने एक परफेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में इसको डाला, जो कि 2n और 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे इसको और डिटेल में समझाया जाएगा। अब ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि इवन ऑड कॉन्सेप्ट में जब भी दो ऑड नंबर्स को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, जब भी दो इवन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, जब भी दो ऑड या इवन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको याद रखने की ज़रूरत ही क्यों है, डायरेक्ट माइनस प्लस करके देख लेंगे यार, जो आएगा उसको लिख देंगे, इवन है कि ऑड है। बिल्कुल सही, बट कुछ एग्जाम्स में ऐसे होते हैं जब टाइम समय की कमी रहती है तो ये रिजल्ट अपने को हेल्प करता है। अगर आप यहाँ पे 5 सेकंड भी सेव कर लिए तो वो 5 सेकंड आप किसी दूसरे क्वेश्चन में या उसी क्वेश्चन में कोई और स्टेप करने में यूज़ कर सकते हो। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखें। तो इसको ट्रिक है एक याद रखने का। इसका ट्रिक ये है कि जब बोथ टर्म्स सेम नेचर के हो, यानी दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, तो रिजल्ट हमेशा इवन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो।
आउटपुट हमेशा इवन होगा। अगर बोथ टर्म्स अनइक्वल हैं, अनइक्वल यानी कि सेम नेचर के नहीं है, यानी कि एक ऑड एक इवन है या एक इवन एक ऑड है, तो आउटपुट हमेशा ऑड होगा। ये याद रखिएगा, ये हमेशा एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग के फॉर्म में, तब ये रिजल्ट फॉलो होगा। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये याद रखिएगा कि जब दो ऑड मल्टीप्लाई होंगे तो ऑड आएगा, दो इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, और एक ऑड एक इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इवन आएगा। तो इसका ट्रिक ये है कि प्रेजेंस ऑफ वन इवन टर्म मेक्स द प्रोडक्ट इवन, यानी कि अगर इवन आ गया प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट निकालने के समय अगर कोई भी एक टर्म इवन है, दोनों भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर एक टर्म भी इवन है तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है, और अगर दोनों ऑड है तो फिर ऑड ही आएगा, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट याद रखते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग फैक्टर्स इन मल्टीपल्स पे, जो कि आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेशन का, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास है उसमें ये लास्ट टॉपिक होगा। ओके, सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, सो मल्टीपल्स से स्टार्ट करूं तो मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो कि टाइम्स टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 का हम लोग टेबल लिखें तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 10 12 ऐसे करके हम लोग लिखते जा सकते हैं, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कई लोग टेंजा तक याद रखते हैं, 2 टाइम्स 10 या 2 10 20, बट ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप इसको देखें तो ये इन्फिनिटी तक जाता है। 3 का टेबल लिखें तो 3 9, ठीक है, 3 6 9 15, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो ये जो टेबल्स हैं जो कभी ख़त्म ना हो उनको मल्टीपल्स बोला जाता है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। कोई भी नंबर का मल्टीपल देखें, कोई भी होल नंबर का मल्टीपल, तो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एन इंटीजर, यानी कि उस नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते रहें, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 10, ऐसा करके आप कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते रहो, तो मल्टीपल्स आपको उस नंबर के मिल जाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स भैया का जो हिसाब है वो मल्टीपल वाले से थोड़ा उल्टा है। उल्टा ये है कि फैक्टर ऑफ अ होल नंबर, किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालें तो, अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें इसको, तो वो है कि जो जो नंबर्स में वो नंबर आए, जैसे अगर 12 का फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो 12 तक जितने भी नंबर्स हैं जिनमें 12 एज अ नंबर उनके टाइम्स टेबल में आता हो, वो सारे नंबर्स उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो अ फैक्टर ऑफ अ होल नंबर इज एन इंटीजर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, यानी कि अगर इन नंबर्स से इसको डिवाइड करो तो जीरो आएगा रिमाइंडर और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन के फॉर्म में इसका डेफिनेशन है, बट समझने के लिए ये कि अगर 12 का फैक्टर निकालना चाहें तो 12 तो खुद होगा ही उसका फैक्टर, राइट। तो यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि जिनके टेबल में ये नंबर आए। अब जैसे अगर 4 का फैक्टर निकालें तो 4 कौन कौन से नंबर के टेबल पे आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के में आता है क्या? नहीं आता। 4 के में आता है, बिल्कुल आता है। 5 का फैक्टर निकालें तो 5 1 के टेबल में आएगा, 5 के भी टेबल में आएगा। ओके, सो ये उसका फैक्टर हो जाएगा। ओके, अब फैक्टर्स हमेशा वो नंबर, 1 हमेशा सबका फैक्टर रहता है कि 1 ऐसा नंबर है। अब 1 का टेबल लिखो तो बेसिकली आप काउंट ही कर रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे करके आप नंबर्स ही लिखते जाओ। तो 1 और वो नंबर खुद भी अपने फैक्टर की लिस्ट में आता है, क्योंकि 5 1 जा 5 4 1 जा 4, तो 1 जा में तो हमेशा आएगा वो, तो फैक्टर वो हो गए। और मल्टीपल तो आपको बता ही दिया। ऐसे कुछ और डेफिनेशंस है, जैसे कि प्राइम नंबर्स, तो ऐसे नंबर्स जिनका अगर फैक्टर लिस्ट करें तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर एक बेसिक जनरल नॉलेज के फॉर्म में बात किया जाए तो 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। 100 और 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर्स है, जिनका लिस्ट मैंने यहाँ दे रखा है। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके,
अब 1 का एक यूनिकनेस है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, अब को प्राइम नंबर्स देखा जाए तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा तो को प्राइम्स बोला जाएगा। ये सिंपल एक टाइप्स ऑफ नंबर का एक क्या बोले उसको, एक ये भी एक रिश्तेदारी है। को प्राइम नंबर्स एक डेफिनेशन है, इसलिए डाल दिया इसको। अब परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि अगर आप के फैक्टर्स लिखो, टोटल फैक्टर्स लिखो और उन फैक्टर्स को ऐड करो तो आपको वही नंबर मिलेगा। अब ये जैसे कि इसमें 6 को ऐड नहीं करना है, बस आपको एक्सेप्ट दैट नंबर, बाकी सारे फैक्टर्स को ऐड करो आप। जिसमें जैसे एग्जांपल में 28 भी है, 28 के सारे फैक्टर्स लिखो और 28 को छोड़ के अगर आप बाकी नंबर्स को ऐड करने जाओ तो आपको 28 ही मिलेगा। तो उन सब सारे ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो कोई भी नंबर एग्जैक्टली वो नंबर फेस वैल्यू होता है। जैसे अगर कहीं भी 6 लिख दिए तो 6 ही उसका फेस वैल्यू है, यानी चेहरे का वैल्यू। 5 ही इज अ फेस वैल्यू, 4 इज द फेस वैल्यू। बट प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू यानी कि वो नंबर अगर किसी पोजीशन में लिखा हुआ है, जैसे कि अगर 4 को हम लोग यहाँ लिख दें और बाद में 3 जीरोस लगा दें तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1000, क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस में है। ये प्राइमरी क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। और 5 है, जैसे कि यहाँ 100 प्लेस में तो इसका 500 हो जाएगा। 6 10 प्लेस में है तो 6 हो जाएगा। अगर यही 6 लास्ट यहाँ 6 1 प्लेस में लिख देते तो 6 हो जाता। 1 का प्लेस वैल्यू 1 ही रहेगा। तो ये प्लेस वैल्यू होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे हम लोग ऊपर देख चुके हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 is the only even prime number. 3 is the smallest odd number. 3 5 7 is the only set of consecutive odd prime numbers, sorry. Okay, prime numbers can be represented in the form of 6 and plus minus 1. 1 is neither prime number non-composite number, and every composite number can be factorized into its prime factors. Okay, so आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम लोग एक नए इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय। और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सजेशंस जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय बाय एंड टेक केयर।